Hi, hello, good morning, and I'm back with case scenario 19. So क्या कहता है ये case scenario 19? Mr. X wanted to file his return of income for previous year 25-26. He required assistance for which he has approached you and he has shared the following details relevant to previous year 25-26. Mr. X owned a house property in Mumbai and the same was rented out for 70,000 per month. He claims that this was the only income which he earned during the previous year 25-26. However, when you had sought for his bank statement, you observed the following information additionally. आपको बैंक स्टेटमेंट में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है. क्या है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक बार देख लेते हैं. There is a credit of 23,975 towards income tax refund, which includes 5,775 towards interest on income tax refund. तो उन्हें एक income tax refund मिल रखा है and out of this income tax refund जो interest component है that is 5,775. ये 5,775 का जो interest component है it will be taxable under their income from other sources. On 15th August 2025, bank statements showed a credit of 55,000 which he claimed to have received as gift from his grandchildren on his 60th birthday. So Mr. X का कहना है कि उनके बैंक स्टेटमेंट में जो 55,000 अमाउंट आ रखा है ये 55,000 उन्हें उनके ग्रैंड चिल्ड्रन से गिफ्ट मिला है ऑन ही 60th बर्थडे. यहां पर सर दो चीजें हैं मार्क करने वाला. पहली बात सर ये 55,000 का गिफ्ट जो मिस्टर एक्स को मिला है ये गिफ्ट मिस्टर एक्स को उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उनको उनके रिलेटिव से मिला है. हेंस दिस गिफ्ट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)10. हेंस दिस गिफ्ट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स. पहली बात. दूसरी बात सर ये गिफ्ट मिस्टर एक्स को उनके 60th बर्थडे पे मिला है और उनका 60th बर्थडे है 15th अगस्त 2025. इट मींस फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 मिस्टर एक्स विल बी कंसिडर्ड एज ए सीनियर सिटीजन. On further assessment, you were able to understand that Mr. X and his wife traveled to Australia during previous year 25-26 to spend some time with their daughter who is staying in Australia since her marriage. तो आपको यह पता चलता है कि प्रीवियस ईयर 25-26 में मिस्टर एक्स अपने वाइफ के साथ कुछ दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे. ऑस्ट्रेलिया में उनकी बेटी रहती है तो उससे मिलने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया गए थे. On scrutiny of their passport and relevant documents, you conclude that they had left India on 27th September 2025 and returned India on 30th March 2026. During 4 years preceding the previous year 25-26, previous year 25-26 से पहले के जो 4 previous year हैं, both had stayed in India for 320 days. So preceding 4 previous year, preceding the previous year 25-26, जो 4 प्रीवियस ईयर है ड्यूरिंग दोस 4 प्रीवियस ईयर मिस्टर एक्स एंड उनके वाइफ इंडिया में सिर्फ 320 डेज रुके थे. सर ये 4 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 मतलब सर कौन से 4 प्रीवियस ईयर का बात कर रहा है? प्रीवियस ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22. सर ये 4 प्रीवियस ईयर में मिस्टर एक्स एंड उनके वाइफ का स्टे इन इंडिया 320 डेज था. 320 डेज. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट. प्रायर टू दैट, उससे पहले मींस ये जो 4 प्रीवियस ईयर है इनसे पहले दे हैड बीन स्टेइंग ओनली इन इंडिया. ये 4 प्रीवियस ईयर से पहले वो हमेशा पूरे 365 डेज एंटायर प्रीवियस ईयर इंडिया में ही रहते थे. चलो ठीक है. व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स? मिस्टर एक्स का रेसिडेंशियल स्टेटस आपको डिटरमाइन करना है फॉर प्रीवियस ईयर 25-26. चलिए सर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सर आप अपने को ये बताइए ये जो मिस्टर एक्स है सर इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? तो अपने को पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा ये मिस्टर एक्स जो है ये जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है, स्पेशल कैटेगरी को या अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी को. मेरे हिसाब से यहाँ पर मिस्टर एक्स बिलोंग करता है जनरल कैटेगरी को. सर उसका रीजन क्या है? रीजन ये है मिस्टर एक्स does not comply with any of the conditions mentioned in special category और ultra special category. सर स्पेशल कैटेगरी में कौन सा इंडिविजुअल कवर होता है? सर स्पेशल कैटेगरी में आपके इंडियन सिटीजन्स कवर होते हैं हु इज लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट.
हु इज लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, सर वो वाला केस इधर है नहीं। इंडियन सिटीजन हु इज अ मेंबर ऑफ ए इंडियन शिप लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सर वो वाला सिचुएशन भी इधर है नहीं। इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन settled outside India, visit India during the previous year and having total Indian income up to 15 lakhs, special category total Indian income more than 15 lakhs, ultra special category, सर वो वाला सिचुएशन भी इधर नहीं है। तो इट मीन्स जो ये मिस्टर एक्स है ना वो स्पेशल कैटेगरी में कवर होता है ना वो अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में कवर होता है। इन दैट केस सर मिस्टर एक्स अपना जनरल कैटेगरी में कवर होता है। चलो सर ये तो फाइनल हो गया, मिस्टर एक्स अपना जनरल कैटेगरी वाला है। अब उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे। सर पहले लेवल 1 में जाएंगे। लेवल 1 में अपने को चेक करना है ये मिस्टर एक्स जो है ना ये रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट है। अब अगर उसे रेसिडेंट बनना है, दो कंडीशन से दो में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा। सर पहला कंडीशन है करंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर होना चाहिए, और करंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर होना चाहिए, एंड लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 365 डेज और मोर होना चाहिए। 365 डेज और मोर स्टे इन इंडिया होना चाहिए इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ए और बी दोनों में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई करेगा तो मिस्टर एक्स बन जाएगा रेसिडेंट, अदरवाइज वो बनने वाला है नॉन रेसिडेंट। सर एक बार करंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया चेक कर लेते हैं। सर करंट प्रीवियस ईयर में वो 27 सितंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलता है और ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापस आता है 30 मार्च 2026 को। तो भी सर वो इंडिया में कितना दिन रुका? सर क्या वो अप्रैल का पूरा 30 दिन इंडिया में था? बिल्कुल। मई का 31 दिन बिल्कुल इंडिया में था। जून का 31 दिन, सॉरी जून का तो 30 दिन आएगा, जुलाई का 31 दिन, अगस्त का 31 दिन, सितंबर का 27 डेज वो इंडिया में था। सर 27 सितंबर 2025 जो उसका डेट ऑफ डिपार्चर है, सर डेट ऑफ डिपार्चर को भी इन इंडिया कंसिडर किया जाता है। सर उसके बाद अक्टूबर इंडिया के बाहर था, नवंबर इंडिया के बाहर था, दिसंबर इंडिया के बाहर था, जनवरी इंडिया के बाहर था, फेब इंडिया के बाहर था, मार्च 30 मार्च 2026 को इंडिया वापस आया। इट मींस जो आपका डेट ऑफ अराइवल है दैट इज 30 मार्च 2026, डेट ऑफ अराइवल को भी हम इन इंडिया कंसिडर करेंगे, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मार्च में वो 2 दिन के लिए इंडिया में था, दैट इज 30 मार्च एंड 31 मार्च। तो दिस इज द टोटल डेज जब मिस्टर एक्स इंडिया में था। सो 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 27 प्लस 2 दैट इज 182 डेज मिस्टर एक्स इंडिया में था फॉर करंट प्रीवियस ईयर 25-26, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू क्या मैं ये कह सकता हूं मिस्टर एक्स पहला कंडीशन कंप्लाई करता है एंड उसके चलते मिस्टर एक्स आपका रेसिडेंट तो बन ही गया। अब सर अगर रेसिडेंट बन गया फिर दिक्कत है, अपने को लेवल 2 में जाना पड़ेगा। सर लेवल 2 में क्या चेक करना है? सर लेवल 2 में अपने को चेक करना है भाई रेसिडेंट तो बन गया बट ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या है वो? सर अगर उसे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है ना, अगेन 2 कंडीशन है और इस बार दोनों के दोनों कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा। सर पहला कंडीशन क्या कहता है? स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। बीच में एंड आएगा, दोनों के दोनों कंडीशन कंप्लाई करना है, एंड ही शुड बी रेसिडेंट at least for 2 previous year in last 10 preceding previous year। सर अगर ये दोनों कंडीशन को कंप्लाई करता है वो आर एंड वार बनेगा। क्या वो ये दोनों कंडीशन कंप्लाई करता है? सर ये लास्ट 7 प्रीसीडिंग ईयर एक बार लिखें क्या? सर ये लास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, करंट प्रीवियस ईयर से पहले के जो 7 प्रीवियस ईयर है, सर एक बार वो लिखें क्या? सर वो तो आप ऑलरेडी लिख रखे हो, मीन्स 4 लिख रखे हो और 3 आपको लिखना है। 24, 25, 23, 24, 22, 23, 21, 22 और जो 3 है वो हो जाएगा आपका 20, 21,
प्रीवियस ईयर 1920 और एक हो गया आपका प्रीवियस ईयर 1819। सो ये जो लास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, ड्यूरिंग दिस लास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मिस्टर एक्स का स्टे इन इंडिया कितने दिन का है? सर ये पहले 4 के लिए तो मिस्टर एक्स का स्टे इन इंडिया 320 डेज अपने को दे रखा है। सर व्हाट अबाउट दिस रिमेनिंग 3? सर ये जो रिमेनिंग 3 प्रीवियस ईयर्स है ना, ये रिमेनिंग 3 प्रीवियस ईयर में मिस्टर एक्स कंप्लीटली इंडिया में था, दैट इज फॉर 365 डेज, एंटायर 365 डेज मिस्टर एक्स इंडिया में था। इट मींस जो आपके लास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, ड्यूरिंग दो लास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मिस्टर एक्स का स्टे इन इंडिया 365 डेज इंटू 3 प्लस 320, दैट इज टोटल आ रहा है सर 1415 डेज। तो इट मींस सर वो पहला कंडीशन तो कंप्लाई कर लिया। अब अपने दूसरा कंडीशन देखते हैं। सर ये बोल रहा है कि जो आपके लास्ट 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, ड्यूरिंग दोस लास्ट 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एटलीस्ट फॉर 2 प्रीवियस ईयर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आर होना चाहिए। सर वो तो होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा। आई डोंट थिंक मुझे वो एक्सप्लेन करने का जरूरत है, क्योंकि सर अगर आप ये 3 प्रीवियस ईयर देखें, ये 3 प्रीवियस ईयर वो कंप्लीटली इंडिया में था, मींस ड्यूरिंग दिस 3 प्रीवियस ईयर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आर होना ही होना है। अपने को तो 2 का मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यहां पर तो 3 हो गया, 3 से ज्यादा ही होगा। इट मींस वो ये कंडीशन भी कंप्लाई कर रहा है एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मिस्टर एक्स विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। देखो ये सब तामझाम मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ये सब आपको एग्जाम में करने का जरूरत है नहीं, एमसीक्यू है, बस आप अपना लॉजिक लगाओ, आंसर मिला आंसर टिक करके आगे बढ़ो। ये सब बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ओके नेक्स्ट। तो मिस्टर एक्स का रेसिडेंशियल स्टेटस तो सर क्लियर हो गया, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। चलो नेक्स्ट। Mr. X requests you to compute his tax liability for assessment year 26-27 in a manner such that his tax liability is minimum and accordingly his tax liability would be। तो आपको उसका टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है। सर अगर उसका टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है, पहले सर एक बार उसका टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। सर टोटल इनकम एक तो था कि उसको सर वो 70,000 रुपए का रेंट आता था, 70,000 पर मंथ का रेंट आता था इंटू 12। सर ये तो हो गया आपका 8,40,000। अब यहां से सर मैं 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर काट लूं, सर ये आ रहा है उसका जो रेंटल इनकम है जो टैक्सेबल होने वाला है अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज 5,88,000। अब सर इसके अलावा एक इंटरेस्ट जो उसे मिला था इनकम टैक्स रिफंड से, जो एक इंटरेस्ट मिला था दैट इज 5,775। सर ये टैक्सेबल होने वाला है अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सर इसके अलावा और कोई टैक्सेबल इनकम तो उसका है नहीं, जो गिफ्ट मिल रखा है वो तो रिलेटिव से मिल रखा है, वो तो एग्जेम्प्ट है सर। सो टोटल उसका इनकम बन जाता है 59,3775। ओके सर ये उसका टोटल इनकम बन गया जिसके ऊपर अपने को टैक्स कैलकुलेट करना है इन मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। सर अगर मोस्ट बेनिफिशियल मैनर पूछा है, अब सर रिजीम तो दे नहीं रखा, मिस्टर एक्स कौन सा रिजीम ऑप्ट कर रखा है, तो फिर सर अपने को दोनों रिजीम में कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उसका टोटल इनकम है 5,93,775। अगर वो ओल्ड रिजीम में जाता है, रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, टैक्स लाइबिलिटी एराइज होगा। बट अगर वो न्यू रिजीम में जाता है, सर न्यू रिजीम में रिबेट इज अवेलेबल अप टू 12 लाख, इट मींस न्यू रिजीम में उसे रिबेट मिल जाएगा एंड उसका जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो नील हो जाएगा। सो इट इज बेटर फॉर हिम टू गो फॉर न्यू रिजीम, और न्यू रिजीम में उसका टैक्स लाइबिलिटी नील आने वाला है, व्हिच इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द एसएससी। सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट, जस्ट लाइक दैट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट। Mr. X had given the house property at Mumbai on rent to Mr. Y, a salaried employee. Is there any requirement to deduct tax at source on such rent by Mr. Y? If yes, what would be the amount of TDS to be deducted? क्या यहाँ पर Mr. Y को TDS डिडक्ट करने का जरूरत है बिफोर मेकिंग पेमेंट टू मिस्टर एक्स? मिस्टर एक्स को जब रेंटल पेमेंट करेंगे मिस्टर वाई, क्या उनको टीडीएस डिडक्ट करने का जरूरत है? सर रेंट के ऊपर जो टीडीएस डिडक्ट होता है ना सर, वो 2 सेक्शंस में डिडक्ट होता है। एक है आपका 194I और एक है आपका 194IB। सर मिस्टर एक्स will not deduct TDS under section 194I. Mr. X will, sorry, Mr. Y, मैंने Mr. X बोल दिया, Mr. Y will not deduct TDS under section 194I because Mr. Y is a salaried employee. Mr. Y is a salaried employee. Hence Mr. Y को 194I में तो TDS डिडक्ट नहीं करना, because 194I में TDS उन लोगों को डिडक्ट करना रहता है अगर उनका बिजनेस टर्नओवर exceeds 1 crore or profession's gross receipt exceeds 50 lakhs. In section 194I, only those individual and HUF are required to deduct TDS if
their business turnover exceeds 1 CR and their profession's gross receipt exceeds 50 lakhs. Hence, Mr. Y is a salaried employee. No need to deduct TDS under section 194I. सर ये तो क्लियर हो गया, बट मिस्टर वाई को टीडीएस डिडक्ट करने का रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 194IB. 194IB में मिस्टर वाई को टीडीएस डिडक्ट करने का रिक्वायरमेंट है एंड द रेट ऑफ टीडीएस is 2% and this TDS to be deducted from the last month rent. Last month rent means last month of the previous year or last month of the tenancy. तो यहां पर हम last month of the previous year को consider करके चलेंगे. That is from the rent of March month, Mr. Y has to deduct TDS at the rate 2% on the rental payment for entire year. सर entire year के लिए rental payment कितना कर रहा है Mr. Y? सर 8,40,000 का रेंटल पेमेंट कर रहा है. सर इसका अगर अपने 2% निकालेंगे, सर इसका 2% आ रहा है 8,40,000 का 2% आ रहा है 16,800. सो मिस्टर वाई इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट अंडर सेक्शन 194IB एट द रेट 2% अमाउंटिंग टू 16,800. सो यस, मिस्टर वाई इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS एट द रेट 2% अमाउंटिंग टू 16,800. और ये जो 16,800 का TDS अमाउंट है, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ रेंट फॉर द लास्ट मंथ. नेक्स्ट, which of the following statement is correct in respect of advance tax liability of Mr. X for previous year 25-26? Mr. X का advance tax liabilities के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लगता है? एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं. Advance tax liability shall not arise to Mr. X since he is a non-resident. सर वो नॉन रेसिडेंट है ही नहीं. सर वो तो आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये तो ऐसा ही गलत है. एडवांस टैक्स लाइबिलिटी शैल नॉट अराइज सिंस मिस्टर एक्स इज ए रेसिडेंट सीनियर सिटीजन. हाँ सर वो सीनियर सिटीजन तो था, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन तो है. एंड ही हैज नो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड PGBP. बिल्कुल सर, ये तो मेरे को सही लगता है. सर एडवांस टैक्स का लाइबिलिटी एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए अराइज नहीं होता इफ ही डज नॉट हैव एनी PGBP इनकम. तो सर ये सेंटेंस तो मेरे को सही लगता है, फिर भी बाकी एक बार पढ़ लेते हैं. एडवांस टैक्स लाइबिलिटी शैल नॉट अराइज, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी शैल अराइज सिंस ही इज ए नॉन रेसिडेंट. सर वो तो नॉन रेसिडेंट है ही नहीं, ये भी गलत है. एडवांस टैक्स लाइबिलिटी शैल अराइज सिंस टैक्स लाइबिलिटी इज नॉट लेस देन 10,000. अगेन सर उसका जो टैक्स लाइबिलिटी है, उसका जो टैक्स लाइबिलिटी है सर वो तो नील आ रहा है, हमने कैलकुलेट किया उसका टैक्स लाइबिलिटी नील आ रहा है. सो आप कैसे कह सकते हैं नॉट लेस देन 10,000? अगेन ये भी गलत है. सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो योर आंसर्स आर A, D, C, B. A, D, C and B. With this your case scenario 19 is complete. Next मिलते हैं केस सिनेरियो 20 में. तब तक चलिए, थैंक यू.